सरकार तो देखती है कि अभी कोर्ट तो केस पेंडिंग है ना, ये खुलेगा तो देखा जाएगा। यही सरकार का व्यू रहता है जी। जब सरकार पर जब कोर्ट केस खुल जाता है ताकि अपना कि समय दिया जाए, हजूर करके आते हैं, वो करके आते हैं, कह करके किसी तरह करना है जी। और के पाठक सर के माननीय प्रमुख सचिव के पाठक के ऊपर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी हो चुका है, तो एक तरह से देखा जाए तो सर तो वो क्या असर डाल सकती है? कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट है तो वो तो कहेगा ना कि भाई जो भी आदेश है ऑनरेबल हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का उसको मानिए, नहीं मानिएगा तो मनवाना। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं राजधानी पटना से खबर। आज शिक्षक बहाली को लेकर एक अफरा तफरी मचा देने वाली खबर आई है सामने। बिहार में जो एनआईएस कैंडिडेट ज्वाइन किए हैं उसके विपक्ष में छठा चरण में जो केस हुई थी, वाईबी गिरी के नेतृत्व में जो लोग जीते थे केस, और जीतने के बाद जो लोग छठे चरण में बहाल हुए और टीआरई 1 में जो लोग बहाल हुए हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने ध्वस्त कर दिया। उस एनआईएस केस को ध्वस्त कर दिया। उस केस को फिर से जिंदा कर और फिर से पटना हाईकोर्ट में एमजेसी के रूप में उसको जन्म दिया गया है। माननीय एडवोकेट मायाशंकर मिश्रा जी और नागेंद्र उपाध्याय जी हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि एमजेसी जो केस है, एनआईएस का जो केस है, वो केस किस प्रकार से प्रभाव डाल सकती है छठा चरण के ऊपर और टीआरई 1 के ऊपर। सर, सबसे पहले स्वागत है। थैंक यू। स्वागत है सर। थैंक यू सर। ये एमजेसी केस जो एनआईएस के लिए ओपन हुई है, इसका स्टेटस और क्या क्या कर सकती है टीआरई 1 पे और 6th फेज पे, ये पूरे बिहार के लिए एक बहुत बड़ी क्वेश्चन है। देखिए, सवाल ये है कि सबसे पहली बात है कि एनआईओएस से जो भी प्रशिक्षण किया है, सेवाकालीन प्रशिक्षण 18 माह के, जी जी, जिसमें उत्तराखंड के केस में सुप्रीम कोर्ट में एक डिसीजन आ गया कि ये सेवाकालीन प्रशिक्षण है, इसलिए रेगुलर बहाली में इन लोगों को नहीं ली जाएगी जी, लेना गलत होगा। उस आधार पर यहाँ भी सबसे पहली बार जो 19 में विज्ञापन निकला था, उसमें मूल विज्ञापन में 18 माह प्रशिक्षण वाले को नहीं दिया गया था, लेकिन चूंकि एक रिट याचिका एनआईओएस ने दाखिल किया कि भाई हम लोग भी प्रशिक्षण किए हैं 18 माह का, इसलिए हम लोग को भी इसमें भाग लेने का मौका दिया जाए। उसमें प्रभात कुमार झा थे, उनके ऑनरेबल जस्टिस प्रभात कुमार झा, जो कि एक डिसीजन दे दिए कि नहीं भाई, चूंकि ये लोग प्रशिक्षण प्राप्त किया है इसलिए इनको भी विज्ञापन में सम्मिलित कीजिए। और उस आधार पर विज्ञापन में लोग सम्मिलित किया। तब तक के जो डीएलएड वाले थे जी, वो आ गए एलपीए में। एलपीए का नंबर जो था 305/2020 था। उसमें क्या हुआ कि बहुत दिन के बाद उसमें लोग कुछ डिफेक्ट लगा हुआ था, उसको दूर नहीं कर सका जी सर। टाइम दिया ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कि इतना दिनों के अंदर डिफेक्ट दूर कर लें, ऑर्डर कंप्लायंस नहीं हुआ, जिसके कारण वो डिसमिस फॉर डिफॉल्ट हो गया जी। उसके बाद उसमें एमजेसी लोग करवाया है हमसे, हमने रेस्टोरेशन फाइल किया है, जिसमें कि डिफेक्ट को दूर करने के लिए समय मिला हुआ है। 2 सप्ताह का समय हुआ है। उसके बाद केस सुनवाई होगी मेरिट पर, और जहां तक संभावना है जब सुप्रीम कोर्ट कह दिया है उत्तराखंड के केस में, तो प्रभाव डाल सकता है। सर, क्या छठे चरण में जो एनआईएस कैंडिडेट ज्वाइन किए हैं उनके लिए और टीआरई 1 के लिए क्या संदेश आपका है? दोनों के लिए कुछ प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब कह दिया अपना, तो उससे तो बड़ा ऑनरेबल हाई कोर्ट तो होता नहीं है, उसी लाइट में हम लोग करेंगे। सर, ये छठी चरण की विज्ञापन में क्या एनआईएस शामिल थी? छठी चरण के विज्ञापन में एनआईएस को लिया था। वो केस जीतने के बाद में लिया था सर? हाँ, क्या वो एनआईएस शामिल थी उसमें? हाँ, जीतने के बाद शामिल किया था ना, जब उसको ऑर्डर आ गया ऑनरेबल हाई कोर्ट का सिंगल बेंच का, तो उसमें शामिल कर लिया। अलग से नोटिफिकेशन निकला जी, भाई इन लोगों को मौका दिया जब विज्ञापन फार्म भरने का तिथि बढ़ी थी, एक्सटेंड हुआ था जी जी। तो निश्चित ही भाई, क्योंकि केस पहले का है, उसी समय का, उसी ऑर्डर के खिलाफ में यहाँ पर एलपीए हुआ है जी जी। एलपीए सर, ये ऑर्डर कौन सा ऑर्डर के खिलाफ केस हुआ था और किस तरह से हुआ था? ये जिससे कि इन लोगों को जन्म हुआ इस विज्ञापन में नया जो जुटा जी, मूल विज्ञापन में तो था नहीं, 19 के विज्ञापन में इन लोग से केस आया, विज्ञापन में आया। उसके बाद एक नोटिफिकेशन हुआ जीतने के बाद कि CWJC नंबर 19/842/2019 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में इसमें सरकार चिट्ठी निकाली कि इन लोगों को भी विज्ञापन में भरने का मौका दिया था, फार्म भरने की तिथि बढ़ा दी गई जी। लोग भरा, उसमें भाग लिया। तब तक डीएलएड वाले जो थे वो एलपीए कर चुके थे, क्योंकि संजोग बस सुनवाई उस समय नहीं हो सकी, क्योंकि बहुत लोग किया इधर उधर, उस समय हम एडवोकेट नहीं थे। अब क्या बात थी, बाद में डिसमिस फॉर डिफॉल्ट हो गया, नॉन कंप्लायंस, किसी ऑर्डर का नॉन कंप्लायंस में डिफेक्ट दूर करना था जी, हम लोग दूर कर दिए हैं। उसमें 2 सप्ताह का समय मिला है, हम लोग दूर करेंगे, लेकिन चूंकि तब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश उत्तराखंड में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश क्या है, उस आदेश को थोड़ा सा सर बताइए, क्योंकि पूरे बिहार के बच्चे, सुप्रीम कोर्ट
उत्तराखंड के केस में कह चुका है कि चूंकि एनआईएस द्वारा जो डिग्री दी गई है वो सेवाकालीन प्रशिक्षण 18 माह के लिए है जी, वो रेगुलर बहाली के लिए एलिजिबल नहीं है। उसी व्यक्ति के लिए है जो कि कहीं टीचर है, अगर वो ट्रेनिंग नहीं किया है तो 18 माह का प्रशिक्षण उनको कह कर किया गया है, सेवाकालीन प्रशिक्षण है, इसलिए रेगुलर के लिए योग्य नहीं है। वर्डिक्ट आ गया है, एकदम डिक्लेयर कर दिया है। क्या इसकी टीआरई 1 पर भी प्रभाव पड़ेगी? पड़ेगा, चूंकि टीआरई 1 को भी लिया गया है एनआईओएस से, तो प्रभाव पड़ेगा ना। एक तरफ देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पहले टीआरई 1 में जो जजमेंट नहीं आया था, तब तक टीआरई 1 के जितने सारे कैंडिडेट थे उनको लिया गया, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट में एनआईओएस का रिजल्ट आने के बाद भी उन लोगों को नहीं लिया गया। आखिर एक विज्ञापन में दो तरह की भेदभाव क्यों किया गया? नहीं होगा, वो तो सरकार की जानते हैं नीति है, किसी को कर लिया तब तक आ गया, डिसीजन तो नहीं ना करेगा। तो सरकार अभी तो कंप्लायंस किसी ऑर्डर का नहीं हो रहा है। लेकिन सर इस ऑर्डर पे ये ऊपर सरकार के ऊपर भी प्रभाव डालेगी क्या? प्रभाव डालेगा नहीं, एकदम डालेगा। मान ली ऑर्डर आ जाता है तो नहीं कंप्लायंस करेगा तो कंटेम्प्ट होगा, कहीं ना कहीं तो इसका जब ऑर्डर आ जाएगा तो उसका इम्प्लीमेंटेशन होना ना है। माननीय न्यायालय पे भरोसा है सारे बिहार के बच्चे को? एकदम है। और सर रेगुलर डीएलएड और रेगुलर बीएड वाले जो बच्चे हैं एनआईए के खिलाफ जो केस किए हैं, उन लोगों के लिए क्या सूचित कीजिएगा? जो लोग 1 नंबर 2 नंबर एज रिलैक्सेशन से कुछ लोग छट गए थे, उन लोग के लिए क्या सूचना रहेगी? किस चीज में एज रिलैक्सेशन के लिए? जैसे मान लीजिए कि जो बच्चे मान लीजिए कि इस केस को जीतते हैं, सपोज कीजिए 20 से 25 हजार बच्चे बिहार के हैं, 20 से 25 हजार बच्चे उत्तर प्रदेश से आए हैं, उन सारे बच्चों को अगर एनआईए से निकाली जाती है, 40,000 सीट बचते हैं, तो क्या इनके जगह पर जो लोग को 1 नंबर 2 नंबर से छठे, क्या उनको आने का संभावना है या बैकलॉग पे सीट चली जाएगी? नहीं, ये तो सर यहाँ पर हम लोग प्रेयर करेंगे कि इन्हीं लोगों से भरवाया जाए, उसी कैंडिडेट से जो छठे हुए हैं, और उसके बाद कोर्ट उस पर निर्णय देगा क्या करता है। यानी सारे बच्चे जो 1 नंबर 2 नंबर से जो लोग छूटे हुए हैं, जिनकी एज रिलैक्सेशन की जो मांग कर रहे थे, उन सारे लोगों के लिए खुशखबरी है। और एनआईएस कैंडिडेट को निकालने के लिए, उन लोगों को हटाने के लिए, क्योंकि विज्ञापन छठा चरण में भी एनआईएस को शामिल करने का किसी प्रकार की कोई बात नहीं कही गई थी, और टीआरई 1 में भी, मूल विज्ञापन में भी नहीं कही गई थी, और टीआरई 1 में भी नहीं कहा गया था, क्योंकि जो विज्ञापन है उसी चीज को चैलेंज किया गया है। और सिंगल बेंच की जो जजमेंट आई थी वाईबी गिरी की, सर वो जजमेंट को थोड़ा सा बता दें। उसमें यही आया था कि चूंकि 18 माह का एनआईओएस से प्रशिक्षण प्राप्त किया, इसलिए इन लोगों को भी सम्मिलित कर लिया जाए, इनको माना जाएगा प्रशिक्षण ये लोग किए हुए हैं जी। इसी आधार पर इन लोगों को एक चिट्ठी निकल गई सरकार की। सरकार चाहती तो आगे जा सकती थी, लेकिन नहीं गई। लेकिन सर जो लोग निकलेंगे शिक्षक के रूप में, सीट खाली होगा, सीट खाली, क्या उन लोग सुप्रीम कोर्ट का व्यक्ति नहीं करेंगे? वो तो जा सकते हैं, उनको तो मैंने उनको तो राइट है, जा सकता है। अभी हाल ही में ना देखते हैं कि बीएड वाला लोग गया था ना जी भाई, सुप्रीम कोर्ट हाल ही में गया है, कहा कि भाई जिस दिन से आदेश पारित है उसी दिन से माना जाए इसको जी। हम तो बहाल हो चुके हैं, इसमें हमारी क्या गलती है? सरकार ने विज्ञापन दिया, उसमें लिखा बीएड वाले हैं, देना है, तो हमारी क्या गलती है? सर बीएड वाली छठे चरण के जो केस है वो क्या केस है? थोड़ा सा एक बार बता देते, बीएड वाला क्या केस है? अभी हाल ही में बीएड जो है उसमें जो एनसीटीई का गाइडलाइंस है जी, उसमें स्पष्ट लिखा है कि जो व्यक्ति डीएलएड किया है वही 1 से 5 के लिए उपयुक्त है, बीएड को 1 से 5 में नहीं लेना है। लेकिन सरकार जो है विज्ञापन में दे दी कि लोग भी फार्म भर सकता है, सबका बहाली भी कुछ लोगों को कर ली प्राथमिक में 1 से 5 में। उसके बाद आ गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला जी। यहाँ हाई कोर्ट का में केस हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट गया, वहां गया, कह दिया कि नहीं भाई, जो बीएड जो है 1 के 5 के लिए क्वालिटी टीचर नहीं है जी। ये भी तो बहाली सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम्स पे थी। हाँ, पहले से लगा हुआ था यहाँ पर जी। Any appointment shall be result of the case जी। सुप्रीम कोर्ट में लोग गया, क्लियरिफिकेशन के लिए गया था हाल में जी, कि इसको क्लियर किया जाए कब से ऑर्डर लागू होगा आपका जी। वो कहा कि हम तो ऑर्डर पास कर दिए हैं, अगर किसी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसमें अगर कह दिया है कि एनी अपॉइंटमेंट सिलेक्शन शैल बी रिजल्ट ऑफ द केस, तो उसी दिन से प्रभावी होगा उस स्टेट में। जहाँ नहीं कहा है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, तब तो भाई यही, यानी जहाँ पर सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम्स है उसी दिन से होगा लगेगा, और जहाँ पर फाइनल आउटकम्स नहीं है वो उस दिन उस पे नहीं लगेगा। ये दो यही बात है। केस नंबर 50-53 में छठा चरण जो बीएड जो ज्वाइन किए, क्या वो आउट हो चुके हैं? क्या आउट होना, मतलब सरकार तो आउट करेगी, कहीं ना कहीं उसका फैक्ट तो पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी यानी उसमें कंडीशन था, यानी सिलेक्शन अपॉइंटमेंट शैल बी रिजल्ट ऑफ द केस, ये कहा था कि ये इन्फॉर्म कर दिया जाए सिलेक्टेड कैंडिडेट को कि आपकी नौकरी जो है उसी के अधीन रहेगी जी, लिखा हुआ था जी। अपॉइंटमेंट लेटर में लिखना, क्योंकि सरकार नहीं लिखी, लेकिन लिखना कहा जी। और सर क्वेश्चन एक और है कि
कि बिहार के बच्चे एक तरफ से सरकार बहाली कर रही है, ऊपर से कोर्ट निकाले जा रही है लगातार। कोर्ट नहीं, क्योंकि कोर्ट तो देखती है कि कहाँ गलत हो रहा है। जी। सरकार की जो नीतियां हैं कहाँ गलत है। जी। कोई भी व्यक्ति अपने राइट के लिए माननीय उच्च न्यायालय में या कहीं भी कोर्ट में जाता है तो कोर्ट तो ये देखेगी ना कि उनका राइट जो है कि नहीं है, गलत है, क्या है नीति सरकार की, वो जो सर्कुलर है सरकार का गलत है, उसको उसका समीक्षा होता है यहाँ पर। जी। उसके बाद ना समीक्षा में पाया जाता है कि गलत है तो क्वैश हो जाता है, अगर नहीं है तो कह देता है कि नहीं भाई। उन बच्चों के लिए क्या कहिएगा जो लोग निकाले जाएंगे, शायद एनआईएस हो या बीएड वाले कैंडिडेट है? माने दुखदाई तो होगा ही, लेकिन कीजिएगा क्या, माने जो ही अपने राइट के लिए सरकार ऐसा गलत कदम क्यों उठाती है कि बिहार के हजारों भविष्य खराब हो जाती है? तो सरकार को सोचना चाहिए, लोग को सरकार से पूछना चाहिए कि इस तरह की क्यों नीति बना रहे हैं आप, पहले ही क्यों नहीं लोगों को बीच मझधार में छोड़ देने के लिए छोड़ देते हैं भाई, ऐसा नियम क्यों बना देते हैं? तत्काल बेनिफिट हो जाएगा, उसके बाद में बीच में बहुत कष्टकारक होगा ही। अंत में उन छात्रों के लिए क्या आदेश दीजिएगा सर? कुछ आदेश है उन छात्रों के लिए? हम यही कहें कि चलिए भाई, जो भी व्यक्ति है अपने राइट के लिए लड़ रहा है, डीएलएड अपना राइट के लिए लड़ रहा है, एनआईओएस अपने राइट के लिए लड़ेगा। उन बीएड कैंडिडेट वाले जो 50-53 में है सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम्स वाले, उनको क्या कहिएगा? क्या कहेंगे हम उसमें? तो भाई चूंकि कोर्ट का आदेश है तो कंप्लाई होना है ना, कंप्लायंस तो होना है। सरकार के ऊपर के पाठक सर के माननीय प्रमुख सचिव के पाठक के ऊपर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी हो चुका है, तो एक तरह से देखा जाए तो सर तो वो क्या असर डाल सकती है? कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट है तो वो तो कहेगा ना कि भाई जो भी आदेश है ऑनरेबल हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का उसको मानिए, नहीं मानिएगा तो मानना तो है, बाध्यकारी है, मानना ही है, जाइएगा। ये कितना दिन में इम्प्लीमेंट हो सकता है सर? ये तो मान लीजिए अभी कोर्ट में केस खुलेगा तो तुरंत इम्प्लीमेंट होने लगेगा। सरकार तो देखती है कि अभी कोर्ट तो केस पेंडिंग है ना, ये खुलेगा तो देखा जाएगा, यही सरकार का व्यू रहता है। जी। जब सरकार पर जब कोर्ट केस खुल जाता है ताकि अपना कि समय दिया जाए, हजूर करके आते हैं, वो करके आते हैं, कह करके किसी तरह करना है। जी, यानी बचने वाले कोई नहीं है, चाहे वो एनआईओएस वाले हो। संकट की घड़ी तो है, अब आगे क्या होगा देखा जाए, संकट की घड़ी है उन लोगों के लिए। बचने वाले कोई भी नहीं है, चाहे वो एनआईओएस वाले हो, चाहे वो छठा चरण के बीएड वाले हो। आप लोग ध्यान से सुनिए, एडवोकेट साहब ने क्या कहा। ये कुछ कहनी और करनी जो होती है वो सारे माननीय न्यायालय के ऊपर निर्भर है, और सरकार भी इंतजार करती है कि कोर्ट में जब तक केस खुलेगी तब सरकार की आंख भी खुलेगी। सर का मायाशंकर मिश्रा सर का इंटरव्यू आज केवल केस के ऊपर हुआ, और साथ साथ क्या इसकी प्रभाव है बिहार के ऊपर जो पड़ेगी इसके ऊपर भी चर्चा की है। आप लोग देखते रहिए पटना से, राजधानी से खबर, और साथ साथ जो भी आपको अगर खबर में कोई सी त्रुटि लगती है उस तरह का कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जरूर पूछिए, और कोशिश कीजिए कि आपकी हर एक क्वेश्चन का हम जवाब भी देंगे, लेकिन क्वेश्चन जरूर कीजिए। धन्यवाद।